तो फोर्थ चैप्टर का आप लोगों ने रिवीजन कर लिया है, क्विक रिवीजन। उसके बाद में हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। आप लोग बहुत ध्यान से सारे क्वेश्चंस देखिएगा। सारे क्वेश्चंस कुछ ना कुछ एक लॉजिक, एक कंसेप्ट के साथ हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो चलिए इसी के साथ पहले वाले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन इज पहला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है और उसका जो मोशन है यानी कि वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, ठीक है। इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज पैरेलल टू पॉजिटिव वाई एक्सिस। और मैग्नेटिक फील्ड आपको कहाँ दे रखी है? मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है भाई वाई एक्सिस की तरफ दे रखी है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और जो मोशन है इलेक्ट्रॉन का, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है यहाँ पर। इन व्हाट डायरेक्शन विल द मैग्नेटिक फोर्स बी एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी, ये अपने को यहाँ पर बताना है। तो फॉर्मूला जो होगा इलेक्ट्रॉन के केस में वो होगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू वी क्रॉस बी। अब देखिए, अगर आप पता करना चाहेंगे कि वी क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, तो वो होगी, देखिए वी किस डायरेक्शन में है? आई डायरेक्शन में है, आई कैप की डायरेक्शन में है। और बी मैग्नेटिक फील्ड जो है जे कैप की डायरेक्शन में है। आप लोगों को पता है कि आई क्रॉस जे कितना आया करता है? के कैप आया करता है। बट बिकॉज क्योंकि आप पॉजिटिव चार्ज के लिए नहीं कर रहे, आप एक इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये निगेटिव जो लगा हुआ है यहाँ पर, ये आपको इंडिकेट कराएगा कि भाई फोर्स जो लगेगी वो जेड एक्सिस की तरफ ना लग करके किधर लगेगी? नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ लगेगी, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट अपना माइनस के कैप आ रहा है। तो यहाँ पर बी पार्ट जो है अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये था हमारा पहला क्वेश्चन है। आप लोगों को भाई देखिए, दो चार्ज पार्टिकल दे रखे हैं और दोनों पर चार्ज कितना है? क्यू है। चार्ज यहाँ पर सेम है, मासेज इनका डिफरेंट है। एक का मास है एम पी और दूसरे का मास है एम क्यू। देखिए ये जो यहाँ पर आपको ए दिखा रखा है, मेरे ख्याल से ये पी होना चाहिए, तब ज्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर एक पार्टिकल है, उसका मास है एम पी, और यहाँ पर एक पार्टिकल है, उसका मास है एम क्यू। ये चीज आपको दे रखी है। और इनकी वेलोसिटी भी दे रखी है भाई, कि इसकी वेलोसिटी है वीपी और इस वाले की वेलोसिटी है वी क्यू। तो आपको क्या बताना है? फॉर द ट्रेजेक्टरीज फॉलोड बाय पी एंड क्यू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू होगा? अब आप लोग ऑप्शन यहाँ पर देखोगे तो मास और वेलोसिटी इनके टर्म्स में यहाँ पर ये आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो आपको पता है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसका रेडियस इस फॉर्मूले के द्वारा दिया जाता है, जो है एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है। इसके बाद में अब आप लोग देखिए यहाँ पर किसका जो है यहाँ पर या ये काम करते हैं, पहले हम एम वी, ये जो प्रोडक्ट है ये फाइंड कर लेते हैं। तो एम वी कितना आ जाएगा? आर क्यू बी, इतना जो है ये आ जाएगा। अब ए के लिए क्या हो जाएगा भाई? सॉरी ए नहीं, पी है यहाँ पर। तो पी के लिए क्या हो जाएगा? एम वी वीपी, एम पी वीपी। और आर क्या हो जाएगा? आर पी। क्यू तो अपना सेम है और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है ना। तो ये एक इक्वेशन आ गई यहाँ पर पी वाले चार्ज के लिए। अब इसके बाद क्यू वाले चार्ज के लिए कितना हो जाएगा? एम क्यू हो जाएगा, वी क्यू हो जाएगा, इज इक्वल टू आर क्यू। आर क्यू मतलब ये स्मॉल क्यू बना लेते हैं ना, ये स्मॉल क्यू हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में क्यू और बी ये दोनों चीजें यहाँ पर भी सेम रह जाएंगी। आप जब इन दोनों चीजों को डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर आपको ये पता चलेगा कि एम वी वीपी, एम पी वीपी अपॉन एम क्यू और वी क्यू, ये जो रेशो है ये आर पी अपॉन आर क्यू इसके बराबर आ रहा है ना। अब आपको फिगर से यहाँ पर दिख रहा होगा कि आरपी जो है भाई, रेडियस जो है पी वाले चार्ज पार्टिकल के लिए वो क्यू वाले से ज्यादा है। इसका मतलब आप ये क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो कि भाई एम पी और वी पी का जो प्रोडक्ट होगा वो एम क्यू और वी क्यू के प्रोडक्ट से क्या होगा? ज्यादा होगा। ये रिजल्ट जो है हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कौन सा वाला ऑप्शन अपना सही बैठ जाएगा यहाँ पर? डी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर आएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई? एक वायर है, वायर की लेंथ आपको एल दे रखी है, इसको आपने बेंड कर लिया एक ट्रायंगुलर कॉइल में। तो चलिए मैं यहाँ पर एक ट्रायंगुलर कॉइल बना लेता हूँ इस तरीके से। अब ये जो है तीनों साइड्स का जो सम होगा वो एल के बराबर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर ऑफ सेम लेंथ। तो मैं तीनों की लेंथ को क्या मान लेता हूँ? यहाँ पर एल मान लेता हूँ। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एल क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स
यानी कि L इज इक्वल टू आ जाएगा 3x, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि x कितना आ जाएगा, L/3 आ जाएगा। इफ द ट्रायंगुलर कॉइल हैज अ करंट आई, अगर इस कॉइल में आई करंट जो है फ्लो कर रहा है, व्हाट इज इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो इस कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। देखिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने का तरीका होता है आई ए, यही फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। करंट ये बता चुके हैं कि आई है यहाँ पर, इसके बाद एरिया कितना होगा इस ट्रायंगुलर पार्ट का, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन का, तो वो हमको पता है कि भाई एरिया जो है कितना हुआ करता है, √3/4 साइड स्क्वायर ये हुआ करता है। यहाँ पर साइड जो है क्या हो जाएगी, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड हो जाएगी, यानी कि √3/4 ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इतना एरिया आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं एक्स की वैल्यू पुट करने की, तो मैं पुट कर सकता हूँ L/3 आ जाएगा यहाँ पर। ये मैंने यहाँ पर इसकी स्क्वायरिंग करी, √3/4 एल स्क्वायर अपॉन यहाँ आ जाएगा 9। उसके बाद में देखिए, अब यहाँ पर m के अंदर हमें वैल्यूज को रख लेना चाहिए। वैल्यूज आप रखेंगे तो i इंटू एरिया की जो वैल्यू है वो है √3/4 एल स्क्वायर, और अपॉन में 9 भी है। आप चाहो तो इसको 36 भी लिख सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए IL² √3/36, बिल्कुल सही। आपका जो आंसर है वो यहाँ पर बन रहा है डी वाला जो ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ चले हैं हम। ऐसा यूनिट हमें बतानी है क्वेश्चन के अंदर, और किसकी ऐसा यूनिट बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट होगी वो होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट होगी वो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। F इज इक्वल टू QV×B हुआ करता है फॉर्मूला। यहाँ से आप कह सकते हो ये हो गया न्यूटन, चार्ज हो जाएगा कूलम, वेलोसिटी हो जाएगी मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगी भाई, इसके तो देखिए हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है ना, तो इसको तो हम यहाँ पर ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। इसके बाद न्यूटन पर कूलम और मीटर भी अपॉन में आ जाएगा, जो सेकंड है वो प्रोडक्ट में चला जाएगा, इज इक्वल टू बी बच जाएगा भाई यहाँ पर। तो ये बी की जो यूनिट है वो कितनी आएगी, देखिए आप लोगों को मैं एक बार बता दूं, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर न्यूटन पर मीटर, देखिए ये तो आपने लिख लिया। अब आप यहाँ पर कूलम पर सेकंड, वो जो सेकंड हम ऊपर ले गए थे उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कूलम पर सेकंड लिख सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, देखिए अभी आपको पता चलेगा। कूलम पर सेकंड यानी कि चार्ज अपॉन टाइम, आपको पता है ये चीज किसके बराबर होती है, आई के बराबर होती है। तो मैं यहाँ पर ए भी लिख सकता हूँ, यानी कि अपने पास यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स। और इसी का बच्चों दूसरा नाम क्या हुआ करता है, इसी का दूसरा नाम टेस्ला हुआ करता है, और सिंबल हम लिया करते हैं कैपिटल टी। इस हिसाब से अपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं हम यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनालॉगस टू बायोट सेवर्ट लॉ। तो बायोट सेवर्ट लॉ जो हुआ करता था उसके एनालॉगस आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो इसके लिए आपको बायोट सेवर्ट लॉ का पता होना चाहिए कि ये क्या हुआ करता था। ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमको बताता था। और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर पहले स्केलर फॉर्म में लिख दूं, तो ये फॉर्मूला हो जाया करता था μ0/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये जो है फॉर्मूला हो जाया करता था, जो मिलता था हमें बायोट सेवर्ट लॉ से। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर किरचॉफ लॉ। देखिए ये यहाँ पर इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो इनवर्स स्क्वायर लॉ लग रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल है। ये क्या हुआ करता है भाई, आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड जो है आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आसान भाषा में कहूँ तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि बस यही इनवर्स स्क्वायर लॉ है। अब कूलम्स लॉ में तो इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, बिल्कुल सही। बाकी और ऑप्शन और चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर। ओम्स लॉ के अंदर भी इनवर्स स्क्वायर लॉ हमें देखने को नहीं मिलता, और ना ही हमें फैराडे लॉ के अंदर देखने को मिलता है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि कूलम्स लॉ जो है वही एनालॉगस है। एनालॉगस मतलब उसी के जैसा मिलता जुलता। तो कूलम्स लॉ जो है बिल्कुल सही बात है। कूलम्स लॉ क्या हुआ करता था, ये फोर्स के बारे में बताया करता था जो दो चार्जेस के बीच में लग रही है, और फॉर्मूला इसका हुआ करता था Q1 Q2/R²। अब आप यहाँ पर देख रहे हो यहाँ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ अप्लाई है, एफ आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये एक सिमिलैरिटी है यहाँ पर जो इसको एनालॉगस बना देती है। आई होप आपको मीनिंग क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम। टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ, दो वायर है भाई, दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। एक को तो स्क्वायर और दूसरे को सर्किल की फॉर्म में कर दिया गया है कन्वर्ट। तो एक तो हो गई भाई स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर, और दूसरा हो गया सर्कुलर फॉर्म में आपने कन्वर्ट करा है।
दोनों की लेंथ सेम थी, ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। इसकी साइड ए है और इसका जो रेडियस आपको कहा गया है वो आर बताया गया है। इफ दे कैरी सेम करंट, अगर ये वही सेम करंट जो है कैरी करती हैं, यानी कि दोनों कॉइल में आई करंट फ्लो कर रहा है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, इनके मैग्नेटिक मूवमेंट का रेशियो फाइंड करना है हमें। इसको मैं 1 मान लूंगा, इसको मैं 2 मान लूंगा, यानी कि मैं फाइंड करने वाला हूँ M1/M2। ये रेशियो मैं फाइंड करूंगा। फॉर्मूला क्या यूज करने वाला हूं मैं? फॉर्मूला यूज करने वाला हूं मैं M = IA। आई क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो सीधी सी बात है कि रेशियो की फॉर्म में जब हम बात करेंगे M1 और M2 की, तो आई तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन एरिया कैंसिल नहीं होगा। तो हमको एरिया यहाँ पर फाइंड कर लेना चाहिए, हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो आ जाएगा। इसका रेशियो कैसे फाइंड करा जाएगा एरिया का? उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई स्क्वायर का एरिया कितना हुआ करता है। स्क्वायर का एरिया हुआ करता है साइड स्क्वायर, यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इसको। दूसरा सर्किल है, सर्किल का एरिया कितना हुआ करता है? ये हुआ करता है पाई आर स्क्वायर। मैं सिर्फ इतना ही लिख पाऊंगा यहाँ पर। तो मैं अगर देखता हूँ वैल्यू पुट करके, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा, A² / पाई आर स्क्वायर। इससे ज्यादा मैं कोई भी चीज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरे को यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी थी कि दोनों की जो लेंथ है ना, दोनों वायर की जो लेंथ है वो यहाँ पर सेम है। इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई सरकमफेरेंस ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। तो स्क्वायर का जो सरकमफेरेंस होगा वो हो जाएगा 4 × साइड, यानी कि 4A। और सर्किल का जो सरकमफेरेंस होगा वो होगा 2πr। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, जो आ जाएगी 2πr/4, यानी कि मैं कह सकता हूँ πr/2। ये वैल्यू मैं ले जा करके पुट कर दूंगा, तो हो सकता है मेरे को चीजें कैंसिल होती दिखें। π² r² अपॉन में 4 आ चुका है, और साथ में अपॉन में क्या चीज है? πr² है। r² मैं कैंसिल कर चुका और एक पाई भी कैंसिल कर चुका हूं। तो इस प्रकार से मेरे पास आंसर जो बच रहा है वो है π/4। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर। हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, उसको आपने बेंड कर दिया इस तरीके के शेप में जो यहाँ पर आपको दे रखा है। करंट इन इट इज आई, करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है, ये हमने यहाँ लिख दिया। एंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, वो आपको आर मेंशन कर रखा है। मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड हमें बतानी है इसके सेंटर पर कितनी होगी। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जो इसके सेंटर पर होगी उसको हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो वायर थी ये इनफाइनाइट लेंथ की थी, और इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हुआ करती है। देखिए इनफाइनाइट वायर, उसके लिए मैं 1 लिख दूंगा। जो सर्कुलर पार्ट है यहाँ पर वायर का, उसके लिए मैं 2 लिख दूंगा। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस ओ पॉइंट पर, वो देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी? ये भी तो रेडियस के बराबर होगा ना। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखते हुए मैग्नेटिक फील्ड जब लिखोगे तो ये हो जाएगी μ0/4 पाई 2I अपॉन, और ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस था r। इसी तरीके से सर्कुलर वाले पार्ट की वजह से जब मैं मैग्नेटिक फील्ड को लिखता हूं तो वो आ जाएगा μ0/4 पाई, और यहाँ पर हो जाएगा ये 2πI अपॉन में r आ जाएगा, जो कि रेडियस है सर्कुलर पार्ट का। इसके बाद आप लोगों को ये भी देखने की जरूरत है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है सर्कुलर, सॉरी सर्कुलर नहीं, स्ट्रेट वायर की वजह से, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ओ पॉइंट पर? तो आप देख सकते हो करंट जा रही है ए से डी की तरफ। जब आप थंब करोगे ए से डी की डायरेक्शन में और फिंगर्स को कर्ल करोगे तो आप पाओगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। अब इसी तरीके से आप B2 की भी मैग्नेटिक फील्ड पता कर लीजिए। यहाँ पर आप क्या करने वाले हो? यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से फिंगर्स की हेल्प से करंट को रिप्रेजेंट कर दोगे, और आप देख पाओगे कि जो थंब है वो आप लोगों की तरफ जा रहा होगा, यानी कि स्क्रीन की तरफ अंदर की तरफ जा रहा होगा। तो ये B2 की जो डायरेक्शन हो जाएगी सर्कुलर पार्ट की वजह से, ये हो जाएगी इनवर्ट डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है, दोनों की डायरेक्शन यहाँ पर अपोजिट है। अपोजिट है तो भाई नेट मैग्नेटिक फील्ड जब निकालेंगे हम वो पॉइंट पर, तो वो क्या आएगा? वो B1 - B2 या B2 - B1 आएगा। जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाले को घटा देंगे हम। हमें दिख रहा है कि B2 वाला ज्यादा है, तो B2 - B1 हमने कर दिया यहाँ पर। μ0/4 पाई, यहाँ पर आ जाएगा 2πI अपॉन में r, माइनस आप दूसरी वाली वैल्यू भी रख दीजिए, μ0/4 पाई 2I अपॉन r,
जो भी चीजें कॉमन है वो सारी चीजें हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। 2i/r ये सब कॉमन था, इधर पाई आ रहा है और इधर 1 बच गया। इस तरीके से यही आपका आंसर हो जाएगा। एक कैंसिलेशन यहाँ पर हम कर सकते हैं, म्यू 0/2 पाई लिख सकते हैं हम इसको i/r के साथ, और ब्रैकेट में आ जाएगा पाई-1। तो इस तरीके से ये हो जाएगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का आंसर जो ओ पॉइंट पर होगा। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमने दो चीजों की हेल्प ली। एक तो इनफाइनाइट वायर की वजह से हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया, दूसरा यहाँ पर हमने सर्कुलर पार्ट की वजह से फाइंड किया है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे सामने अदर्शन रीजन क्वेश्चंस हैं। ये हमारा 8th क्वेश्चन है अभी फिलहाल। अदर्शन पढ़ते हैं हम यहाँ पर। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ प्रोटॉन मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो मैग्नेटिक फील्ड, भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या करती है, फोर्स लगाती है किस पर, चार्ज पर। जो चार्ज कहाँ मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो फोर्स लगाई जा रही है इसके द्वारा जो वर्क होगा वो 0 होगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर बताऊं, ये बिल्कुल सही बात है, वर्क डन 0 होगा। रीजन क्या है भाई इसका, जब सर्कुलर पाथ पर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन होगी सेंटर की डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट एक टेंजेंट के द्वारा बताया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। आप अगर फॉर्मूला लगाएंगे W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस 90 आपको 0 वर्क डन प्रोवाइड कराने का काम करता है। रीजन यहाँ पर हमने तो अपना रीजन दे दिया, लेकिन यहाँ इसका रीजन पढ़ लेते हैं। तो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बिल्कुल सही बात है। डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर मतलब मोशन के परपेंडिकुलर, और इसी वजह से वर्क डन 0 हो रहा था। तो यहाँ पर इनका ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, और यहाँ ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगी। तो इसका मतलब ए वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर हम करने वाले हैं। असर्शन रीजन है दोबारा से। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल डिस्क्राइबिंग अ सर्कुलर पाथ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। मतलब ये कहा जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे चार्ज पार्टिकल की, वो टाइम पर डिपेंड करती है, ऐसा इन्होंने कहा है। डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट नहीं रहती है, टाइम के साथ साथ ये चेंज करती है, यानी कि टाइम पर डिपेंड कर रही है। तो ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। अब मैं इसी के रिस्पेक्ट में आप लोगों को एक यहाँ पर फॉर्मूला लिख करके दिखाता हूँ। ये रेडियस का फॉर्मूला हुआ करता था, जिस सर्कुलर पाथ में चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है, उसी सर्कुलर पाथ का ये रेडियस है। यहाँ से आप अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला पता लगाओगे तो आपको मिलेगा R⁴ V/m, इस तरीके से वेलोसिटी मिल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखिए आपको पता है, जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv²। तो यहाँ पर 1/2 मास कितना हो गया भाई, मास को m ही रहने दीजिए आप, और वेलोसिटी की आप जो है यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दीजिए। सभी का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, और स्क्वायर करने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो एक m आपको कैंसिल होता हुआ दिखेगा यहाँ पर, बाकी सारी चीजें ऐसी ही रह जाएंगी। तो m⁴q²b²r², और ये m जो है अपॉन में आ जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आएगा। अब आप देखिए क्या ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में टाइम t आपको दिख रहा है या नहीं। तो हमारा आंसर है कि भाई टाइम तो इसमें है ही नहीं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी विद टाइम, टाइम के साथ साथ कभी भी ये चेंज नहीं होगी। ये हमारा यहाँ पर रिजल्ट निकल करके आया है। इनका रीजन पढ़ लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम। तो ये भाई वेलोसिटी चेंज होती है इनका। देखिए ये जो एक्सप्रेशन है आपका, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, और वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। वेक्टर क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसके अंदर टाइम भी होता है। टाइम भी लिख रहा हूं मैं, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है और जिसके अंदर डायरेक्शन होती है। तो यानी कि इनमें से कोई भी चीज चेंज हो गई तो वेलोसिटी के अंदर जो है चेंज आ जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो यहाँ बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यस
जब सर्कुलर पाथ पर हम मूव करते हैं तो वेलोसिटी हर इंस्टेंट पर चेंज होती है। तो इसका मतलब बिल्कुल सही स्टेटमेंट है रीजन, जिसको हम गलत बता रहे थे ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज होती है, लेकिन असर्शन जो स्टेटमेंट था वो बिल्कुल गलत होगा यहाँ पर। इसका मतलब डी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 10th क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। 10th क्वेश्चन यहाँ पर है, असर्शन कह रहा है भाई कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर, ठीक है। डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ करंट इन द वायर। ये बिल्कुल गलत है, देखिए क्यों। क्योंकि जैसे जैसे आप करंट को इंक्रीज करोगे, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके चारों ओर वो भी इंक्रीज होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो जो नीडल में डिफ्लेक्शन आ रही है, जो नीडल में डिफ्लेक्शन आ रही है वो भी क्या हो जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। तो असर्शन तो देखिए यहाँ पर गलत है, इसका मतलब रीजन सही होना चाहिए। रीजन पढ़ लेते हैं पहले एक बार। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। बिल्कुल सही बात है, यही चीज का जिक्र अभी हमने करा भी था। तो जो हमारा रीजन था वो क्वेश्चन के रीजन से बिल्कुल मैच हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होना चाहिए। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर असर्शन रीजन का, वो है 11। ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कंडक्टर ऑल्सो रिवर्सेस। बिल्कुल सही बात है। देखिए आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा कि करंट का अगर आप मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इसी के साथ साथ आप डायरेक्शन वाला रोल भी याद रखिएगा। अगर आपने कंडक्टर के अंदर करंट की जो डायरेक्शन थी उसको चेंज कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी चेंज हो जाएगी, है ना, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर इज ऑब्टेन्ड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ये चीज गलत है, राइट हैंड थंब रूल नहीं होता, सॉरी यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड थंब रूल। लेफ्ट हैंड थंब रूल नहीं होता है, राइट हैंड थंब रूल होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रीजन गलत है और असर्शन बिल्कुल सही है। इस हिसाब से हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आएगा। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने करेंगे, जो 2 मार्क और 3 मार्क में आप लोगों के यहाँ चांसेस हैं कि पूरे चांसेस हैं कि आ सकते हैं। तब तक कीप स्टडिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।